हेलो दोस्तों, कोनिचिवा मिनासान, ओ गेंकी देsu का? हाय, आई एम रिसा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हाजिमे माशिते। जापानीज लोग ये तब कहते हैं जब वो किसी से ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जापानीज के बारे में। जापानीज लैंग्वेज को जापानी भाषा में निहोंगो कहा जाता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू निहोंगो देखा जाएगा। अगर आपको अनिमे मांगा पसंद है या फिर आप उन्हें बिना सबटाइटल्स के पढ़ना चाहते हो, या आपको जापानीज कल्चर बहुत अच्छा लगता है, या आपको जापान में जाके काम करना हो, कुछ भी हो, जापानीज लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जापान में बिना जापानीज लैंग्वेज के पत्ता भी नहीं हिलता। तो यही वक्त है जापानीज लैंग्वेज को मास्टर करने का। इस वीडियो में जापानीज लैंग्वेज क्या होती है, उसे कैसे समझा जाए, कैसे सीखा जाए, कितने स्क्रिप्ट होते हैं, क्या तीनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, पढ़ने में कितना समय लगेगा, एंड ऑल दैट एक एक बारीकी आपको इस वीडियो में एंड में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हाजमे माशो, यानी कि शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज ऐसे ही और वीडियो आती रहेगी और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जो आपके दोस्त हैं जो जापानी सीखने में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले तो अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखने वाले हैं, तो अपने आप में ये वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि एक लैंग्वेज सीखना आसान काम नहीं है, वो फिर से ABCD से शुरू होना ये बहुत मुश्किल है। और आपने हिम्मत जुटाई कि आप जापानीज़ सीखने वाले हो, वो बहुत बहुत काबिल तारीफ़ है। आपके लिए ज़ोरदार तालियां। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी घंटों की मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट लगते हैं, क्योंकि वो एक आसान काम नहीं है। और एक लैंग्वेज सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करना ये बेस्ट होगा इस लॉकडाउन में या फिर इस कोविड सिचुएशन में। बिकॉज आप अभी जो कर रहे हो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी कैसे भी काम आ सकता है। सोच लो, फ्यूचर में आपके पास पैसा है, पासपोर्ट, आपको जापान में नौकरी करनी है, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ सिर्फ एक कमी है कि आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती। और जापान में बिना जापानीज लैंग्वेज आए कुछ भी नहीं कर सकते। फैक्ट बताती हूँ कि जापान में अगर आपको इंग्लिश टीचर भी बनना है ना, तो भी आपको जापानीज आनी ज़रूरी है। आप जापानीज में उनको इंग्लिश सिखाओगे। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरी लैंग्वेज सिखाने के लिए भी आपको जापानीज आनी ज़रूरी है। तो आप कुछ भी करना चाहो जापान में, कुछ भी, स्वीपर से लेके एक CEO भी बनना चाहो, तो आपको जापानीज आनी चाहिए। तो क्या उस वक्त एयरपोर्ट के बाहर पासपोर्ट खड़े रह के आपको पता चलेगा भाई जापान में जापानीज के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उस वक्त क्लासेस लगाओगे? पेन पेंसिल लेके उस वक्त जापानीज सीखते नहीं बैठ सकते। यही वक्त है जापानीज सीखने का। और अगर आप एक 13, 14, 15, 16, 17 साल के एक बच्चे हो जो जापानीज सीखना चाह रहा है, तो भाई बिल्कुल सही जा रहे हो। बिकॉज यही एज है, अपने ब्रेन पे प्रेशर डालो, उसको एक्सरसाइज करवाओ। बायलिंगुअल होने के न जाने कितने फ़ायदे, और स्पेशली जब आप जापानीज जैसे लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके तो फ़ायदे अनगिनत है। चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, 10 रीजन वाई यू शुड लर्न जापानीज, वो ज़रूर चेकआउट करना। उसमें आपको ऐसे ऐसे रीज़न मिलेंगे कि आपका मुंह फटा का फटा रह जाएगा। जापानीज लैंग्वेज को आज दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग बोलते हैं। तो आप सिर्फ जापानीज लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, आप उन बिलियंस ऑफ लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। ऐसा सोचो, कोई भी जापानीज इंसान, उससे आप बोल पाओगे, अपने देश के बारे में उसको बता पाओगे, उसके देश के बारे में खुद जान पाओगे। एक कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है फ्यूचर में आप एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर सको या फिर एक टीचर की तरह काम कर सकते हो। देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, यू कैन डू एनीथिंग आउट देयर। तो ये लैंग्वेज बड़ी ही यूनिक है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है, लेकिन बड़ी ही यूनिक लैंग्वेज है। और बता दूं कि ये लैंग्वेज जितनी डिफ़िकल्ट है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इंटरेस्टिंग को जापानीज में ओमोशिरोई बोलते हैं, और डिफ़िकल्ट को मुजुकाशी बोलते हैं। सो मुजुकाशी डेमो ओमोशिरोई। ओके, ठीक है। सबसे पहले ये जो जापानीज लैंग्वेज है उसको बोलना, काफ़ी हद तक उसको बोलना आसान है एज़ कम्पेयर टू उसको लिखना या फिर उसको पढ़ना। यानी अगर आप सिर्फ अपने दोस्तों के सामने जापानीज बोल के फ्लॉन्ट करना चाहते हो तो आप सीख सकते हो कुछ ही महीनों में। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगी, लर्निंग जापानीज इन 3 मंथ, लर्निंग कोरियन इन 3 मंथ। ये लैंग्वेज को सीखना 3 महीनों में पॉसिबल है। लेकिन इन 3 महीनों में आप जापानीज को काफ़ी हद तक बोलना सीख जाओगे, बट उसको लिखना बहुत मुश्किल है। स्पेशली जापानीज, जापानीज को लिखना बोलने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा क्यों है? क्यों उसको आप आसानी से बोल सकते हो बट लिख नहीं पाते हो? वो इसलिए बिकॉज जापानीज लैंग्वेज में लिखने के लिए तीन तीन स्क्रिप्ट है। यानी कि हमारी हिंदी में क ख ग घ ड़ हमारी वर्णमाला एक ही है ना, जापानीज में ऐसी तीन तीन वर्णमाला है, जिसमें से तीसरी वाली तो एक अलग ही चीज़ है, मतलब पूछो मत।
तो जापानीज लैंग्वेज को आप समझ सकते हो कि हिंदी जैसी 3 लैंग्वेजेस को कंबाइन करोगे ना तब एक जापानीज बनती है। इसीलिए तो इस लैंग्वेज को इतना यूनिक एंड डिफिकल्ट बोला जाता है। जापानीज में 3 राइटिंग स्क्रिप्ट होती है, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। दिख रहा है आपके सामने, हिरागाना कुछ ऐसी होती है, कर्सिव टाइप दिखती है, थोड़ी सी राउंडेड फिगर होते हैं। काताकाना थोड़े से एंगुलर होते हैं, इनके बहुत स्टिफ दिखते हैं काताकाना। और कांजी तो भाई कहीं ना कहीं देखे ही होंगे ऐसे शब्द टैटू वगैरह में किधर ना किधर, इनको कांजी बोलते हैं, जो कि स्ट्रोक वगैरह से बनते हैं, लाइनें खींच खींच के। अगर आप जापानीज सीखना शुरू कर रहे हो तो आपको ये वर्ड हर जगह दिखेगा, काना। काना, काना क्या होता है भाई, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हिरागाना एंड काताकाना का मिक्सचर को हम काना बोलते हैं। बच्चों की किताब में काना ही दिखने मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों की किताब में काना ही दिखेगा, क्योंकि उनको कांजी जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, और बच्चे कांजी इतना आसानी से कम उम्र में नहीं सीख पाते, इसलिए बच्चों की किताबों में आपको काना मिलेगा। तो काना को ऐसे याद रख सकते हो कि काताकाना का का ले लिया और हिरागाना का ना ले लिया, बन गया काना। ठीक है, ओके। एक फैक्ट बताती हूँ कि किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर, नेटिव यानी कि क्या, जो कि बचपन से ही इंग्लिश बोलते बोलते बड़ा हुआ, इंग्लिश फैमिली में पैदा होने वाले इंग्लिश स्पीकर को अगर हार्डेस्ट लैंग्वेज टू लर्न गूगल की जाए तो उसमें चाइनीज, कोरियन एंड अरेबिक टॉप आती है, उसके साथ साथ जापानीज भी आती है। यानी कि अगर आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हो, हिंदी वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो तो ये डेटा आपके लिए है कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोल ले लोगों के लिए जापानीज वन ऑफ द हार्डेस्ट लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते तो ये चीज़ आप पे लागू नहीं होगी, ये चीज़ आप पे लागू नहीं होगी। हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। क्यों? हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जापानीज प्रोनाउंसिएशन से काफ़ी मिलता है। हिंदी में का होता है, जापानीज में भी का होता है, बट इंग्लिश में का नहीं होता, इट्स के होता है। तो जो स्वर हम में है वो जापानीज में भी काफ़ी हद तक है, बट इंग्लिश और जापानीज का तो कोई तालमेल नहीं है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है उन दोनों में। इसलिए किसी भी इंग्लिश बोलने वाले इंसान को जापानीज मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन हिंदी या फिर संस्कृत जैसे बोलने वाले इंसान को जापानीज मुश्किल नहीं पड़ने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसी के साथ साथ बता दूं मैं आपको कि फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस गवर्नमेंट से डेटा जारी किया था, जिसके अनुसार किसी भी एवरेज इंग्लिश स्पीकर, एक्चुअली डेटा जनरली इंग्लिश लैंग्वेज से है बिकॉज ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हिंदी के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि हिंदी बोलने वाले लोगों को जापानीज ईजी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। किसी भी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगी किस तरह मैंने जापानीज सीखी, सेल्फ स्टडी से, और आप भी सीख सकते हो। किसी भी एवरेज इंग्लिश स्पीकर को 2200 घंटे की पढ़ाई करनी होगी ताकि वो जापानीज लैंग्वेज में फ्लुएंट हो सके। यानी कि अगर आपको मीडियम लेवल इंग्लिश आती है तो आपको 2200 घंटे लगाने होंगे जापानीज पढ़ने में, ताकि आप जापानीज लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल पाओ। फ्लुएंट यानी कि क्या, फर्राटेदार जापानीज बोलना। तो फ्लुएंसी अचीव करने के लिए 2200 घंटे ज़रूरी है। पर अगर आपको सादी जापानीज, ऐसी जापानीज कि अगर आप जापान में जाओ तो वहाँ पे सर्वाइव कर पाओ, एटलीस्ट आपको पता चले कि भाई ये किधर है वो किधर है, ये पूछ पाओ, लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ, अगर इतनी बेसिक जापानीज जाननी है तो 1000 घंटे बहुत है। ठीक है, तो अभी से पूछ ले रही हूँ, क्या आप अपने 2200 घंटे या फिर 1000 घंटे इस लैंग्वेज को लर्निंग में लगाने के लिए तैयार हो? जवाब हाँ है तो वीडियो आगे देखना, वरना यहीं के यहीं छोड़ देना। अगर जापानीज सीखना, जापानीज लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे पढ़ा जाता है, सब कुछ मिलेगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले 3 स्टेप बताऊंगी जिसमें आप जापानीज लैंग्वेज को शुरू करोगे। जापानीज लैंग्वेज सीखना कहाँ से शुरू करें? ठीक है, पहला स्टेप होगा, आप जापानीज क्यों सीख रहे हो, रीज़न क्या है आपको जापानीज सीखने का। देखो, आज अगर मैं मोटिवेट करती हूँ या फिर अगर आप दूसरा मोटिवेशन वीडियो देख लेते हो कि हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज अगेन, और किसी भी पॉलीकार्ट का एक्सपीरियंस एंड ऑल जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो आपको महीना 2 महीना कितने महीने तक मोटिवेशन मिलेगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक मोटिवेशन मिलेगा, बट अगर आपका खुद का कुछ रीज़न होगा ना, आप सेल्फ मोटिवेटेड होगे ना, जब आप पढ़ रहे हो, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं कांजी ड्रॉ करते करते अचानक से मेरे हाथ से पेन गिरती है और मैं सोचती हूँ भाई मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो मेरे पास एक जवाब होगा कि भाई मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज मुझे एनिमेन मांगा विदाउट सबटाइटल देखने हैं, और मैं तभी हार मानूंगी जब मैं देखूंगी। तो एक रीज़न ढूंढो खुद के लिए जो आपको खुद को मोटिवेटेड रख सके। हर बार जब आप थक जाओ, हार जाओ, आपको डीमोटिवेटेड फील हो, तो आप वो रीज़न को याद करो, आपको वापस एक एनर्जी मिलेगी। तो रीज़न भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो रीज़न कितना ही सिली क्यों ना हो, वो रीज़न एनिमेन मांगा ही क्यों ना हो, या फिर वो रीज़न जापान में काम करना ही क्यों ना हो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है
एक लेवल सेट करो। अब आपको अगर जापान में नौकरी करनी है तो ऑब्वियसली इतना तो पता है कि नौकरी करने के लिए आपको एकदम अच्छी जापानीज आनी चाहिए, इसीलिए ताकि आप जापानीज लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो समझ पाओ, या फिर अपनी परिस्थिति उनको बता पाओ, किसी भी तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है आपको, इसलिए आपको A1 नंबर जापानीज आना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल स्टार्ट करो कि भाई मुझे बहुत अच्छी जापानीज पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको अनिमे एंड मांगा देखनी है तो आपको मॉडरेट लेवल जापानीज आनी चाहिए, यानी कि एकदम आनी ज़रूरी नहीं है, मीडियम मीडियम आनी ज़रूरी है। एक फन फैक्ट बता दूं कि मैं, फन फैक्ट नहीं एक्चुअली एक शौक होगा आपके लिए, कि जो जापानीज जापानीज लोग जापान में बोलते हैं और जो जापानीज आप अनिमे एंड मांगा में सुनते हो उनमें काफ़ी फ़र्क है। तो आप ये मत सोचना कि अगर आपने जापान में बोलने वाला जापानीज सीख ली तो आप अनिमे एंड मांगा को भी पूरी तरीके से समझ पाओगे। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक समझ पाओगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन जो अनिमे एंड मांगा में जापानीज बोली जाती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द रियल लाइफ जापानीज। ठीक है, तो वो भी सीखेंगे, उसकी चिंता मत करना, उसके लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग अब तो आपको अपना लेवल सेट करना है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर तीसरा आता है कि अब आपने लेवल सेट कर दिया कि हाँ भाई मुझे एकदम कम जापानी सीखनी है, मीडियम सीखनी है, या फिर एकदम ज़्यादा सीखनी है, और उसके अकॉर्डिंग दिन में घंटे फिक्स कर लो, इतना इतना घंटा मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 इन 3 स्टेप में आप अपनी जापानीज को मास्टर कर लोगे। तो क्या मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ? नहीं भाई, मैं आपको सत्य बता रही हूँ, आपको वार्न कर रही हूँ। तो इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल स्पेलिंग को ब्रेक करो, क्या लिखते हैं? आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो ये मत मानो कि जापानीज सीखना इम्पॉसिबल है। 3 राइटिंग स्क्रिप्ट है, बहुत टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, बहुत भटकना पड़ेगा एक यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत मेहनत लगेगी। पर जिस दिन आप बोल पाओगे ना, उस दिन आपको ये मेहनत ना के बराबर लगेगी। ठीक है, सो मोटिवेशन खुद का ढूंढो, किसी और का मोटिवेशन आपको नहीं मोटिवेट कर पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह लेसन प्रोवाइड करती रहूँ आगे भी, फ्यूचर में भी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको बोला ना कि अपना मोटिवेशन ढूंढो, लेवल सेट करो। मैं मेरा एग्जांपल देख के आपको बताती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव था जापानीज अनिमे एंड जापानीज मूवीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाना। मुझे ऐसा बचपन में मुझे डोरेमोन, नोबिता वगैरह बहुत पसंद था, मैं अनिमे मांगा पूरी देखती रहती थी, एंड उसी से मुझे जापानीज कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलने लग गया। मैंने जापानीज मूवीज़ देखना शुरू की, तो घड़ी घड़ी वो इंग्लिश सबटाइटल्स हिंदी में तो मिलते ही नहीं थे, और इंग्लिश सबटाइटल्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। तो कई बार होता है कि वो फटाफट बोलते हैं तो नीचे वाला चला जाता है, फिर वापस रिवाइंड करो, पॉज करो, पढ़ो, समझो, और बहुत बहुत मज़ा किरकिरा हो जाता था। फिर डोरेमोन वगैरह में कहीं ना कोई कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उनका न्यू ईयर, फिर वो किमोनो वगैरह पहनते थे, तो मुझे जापानीज़ हिस्ट्री में भी बहुत शौक आया। मैंने कहीं ना कहीं समुराई के बारे में पढ़ा, तो मुझे उसका भी बहुत शौक आ गया। तो मुझे जापानीज़ हिस्ट्री भी बहुत फैसिनेट करती थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और मुझे अनिमे मांगा मूवीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी लगती थी। तो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे जापानीज़ सीखने का मन हुआ। और फिर लाइक एट माई एज ऑफ 15 एंड ऑल मुझे लगा भाई मुझे जापानीज़ सीखनी ही चाहिए, एंड इट्स वर्थ इट। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया कि भाई मैं जापानीज़ सीखूंगी। तो मेरा रीज़न था अनिमे एंड मांगा, और मेरी तरह 99% लोगों का ही रीज़न है अनिमे एंड मांगा। अगर आप किसी कोरियन चैनल पर चले जाओ तो वहाँ पे क्या मिलेगा? जापानीज़ क्यों सीखना चाहते हो? तो जवाब होगा बिकॉज आई एम एन आर्मी। कोई भी BTS का फ़ैन है तो वो कोरियन सीखना चाहता है, और इसी तरह कोई भी अनिमे एंड मांगा का फ़ैन है तो वो जापानीज़ सीखना चाहता है, ये फैक्ट है। तो अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जापानीज़ राइटिंग सिस्टम की ट्रू ब्यूटी के पास। जापानीज़ राइटिंग सिस्टम क्या होता है, उसमें कितनी लैंग्वेजेस होती, कितनी स्क्रिप्ट्स होती है, उन्हें कैसे पढ़ा जाए, एंड ऑल दैट सब कुछ आपको पता चलने वाला है इसी वीडियो में। ओके, मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बता तो दिया था कि क्या होता है जापानीज़ में, 3 राइटिंग स्क्रिप्ट होते हैं, बट अब उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे हम, और डिटेल में भी जानने वाले हैं। तो जब जापानीज़ अल्फ़ाबेट हम शुरू करने वाले हैं, तो हमारे ABCD क ख ग घ ड़ जैसे जापानीज़ के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में एक स्क्रिप्ट होती है जिसको हम लोग लेटिन स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी कि हमारे ABCDE ऐसे 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास। ठीक है, हिंदी में भी हमारे क ख ग घ ड़ और आ ई ये स्वर है। जापानीज़ में 3 राइटिंग स्क्रिप्ट है, एक नहीं, तीन तीन। उनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन एक और बार बता देती हूँ। हिरागाना, काताकाना, कांजी। हिरागाना, काताकाना और कांजी, ये 3 राइटिंग स्क्रिप्ट होते हैं। सबसे आसान हिरागाना है, पहले ही पता चल रहा है। काताकाना उसके बाद आप बोल सकते हो, और कांजी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, सत्य बता रही हूँ, सबसे डिफिकल्ट है। कांजी सबसे डिफिकल्ट है, और उस कांजी को मास्टर करना भी सबसे डिफिकल्ट है। आपको एक बात बता दूं, ये तीनों राइटिंग स्क्रिप्ट को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है,
इनके एक ही स्टेटमेंट में आपको ये तीनों राइटिंग स्क्रिप्ट दिखेगी। आप एक पूरा स्टेटमेंट सिर्फ हिरागाना में नहीं लिख सकते, एक पूरा स्टेटमेंट सिर्फ काताकाना में नहीं लिखोगे, एक पूरा स्टेटमेंट सिर्फ कांजी में भी नहीं लिखोगे, आपको तीनों का मिक्सचर एक स्टेटमेंट में दिखेगा। एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें तीनों राइटिंग सिस्टम एक ही स्टेटमेंट में आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल है, इससे इजी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। कोन्निचिवा वाताशी नो नमाए वा मोरी देसु। कोन्निचिवा वाताशी नो नमाए वा मोरी देसु, यानी कि हेलो, मेरा नाम मोरी है। कोन्निचिवा यानी कि हेलो, मैंने सेम कलर से हाईलाइट कर दिया तो आप देख सकते हो। वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से भी देख सकते हो। वाताशी मीन्स माय, नमाए मीन्स नेम, मोरी एक नाम है, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, एंड देस मतलब इज। ठीक है, सो जापानीज का स्टेटमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा उलट पुलट है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, और ये मैंने आपको रोमाजी में दे दिया है। इसको रोमाजी बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी को कभी व्हाट्सएप पे इंग्लिश में टाइप करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग जापानीज को भी जब ऐसा इंग्लिश में टाइप करते हैं तो उसको हम लोग रोमाजी बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो सीख रहे जापानीज उनके लिए यूज़ की जाती है, जिसने हिरागाना काताकाना अभी तक नहीं सीखा है। तो बता दूँ कि कोन्निचिवा एंड देस, ये जो है सिंपलेस्ट दिख रहे हैं ना, सबसे आसान यही दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हिरागाना में लिखे हुए हैं, और वाताशी एंड नमाए ये कांजी में लिखे हुए, स्ट्रोक्स वगैरह दिख रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट। और एक और टाइप की आपको राइटिंग स्क्रिप्ट दिख रही है जिसमें मोरी ये नाम लिखा है, वो काताकाना में लिखा है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि मोरी को हिरागाना में क्यों नहीं लिखा भाई, या फिर मोरी को कांजी में क्यों नहीं लिखा, या फिर मोरी को काताकाना में ही क्यों लिखा। इस सब का जवाब मिलने वाला है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप सीखोगे कि इन तीनों राइटिंग स्क्रिप्ट का अपना अपना वजूद क्या है, इन तीनों का अपना अपना यूज़ क्या है, वो भी सिखाऊंगी, इसी वीडियो में पता चलेगा वो भी। ठीक है, कोन्निचिवा वाताशी नो नमाए वा, अपना नाम बोलो, वाताशी नो नमाए वा ब्लैंक। तो इतना सीख लिया कि खुद का नाम कैसे बोलते हैं जापानीज में, वाताशी नो नमाए वा ब्लैंक, ब्लैंक के जगह पे अपना नाम डालो, फिर देस। सो वाताशी नो नमाए वा रिसा देस। समझ में आ गया? ठीक है, हिरागाना और काताकाना को मिला के लगभग आपको 2 से 7 दिन लग सकते हैं उनको याद करने में। जैसा कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर हिंदी में हमारे क ख ग होते हैं, उसी तरह हिरागाना काताकाना होते हैं। और ये दोनों जो है काफ़ी आसान है। अगर मैं कांजी के कंपैरिजन में बात करूँ तो बिल्कुल आसान है। 2 से 7 दिन में आप इनको सीख सकते हो, कंसिडरिंग आप कितने क्यूरियस हो जापानीज सीखने के लिए, या फिर आपने कितने कमिटेड हो, कितने एक्साइटेड हो जापानीज सीखने के लिए। अगर आपने सुस्ती दिखाई तो फिर ये 7 का 17 दिन भी हो सकता है, या फिर 7 महीने भी लग सकते हैं, राइट? ऑब्वियस आई एम किडिंग। सो 2 से 7 दिन में इनको आराम से सीख सकते हो, अगर आप रेगुलरली इनको पढ़ो तो। वरना इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हो जापानीज सीखने के लिए। ठीक है, और एक आपको मैं मोटिवेशन दे दूं कि अगर आप हिरागाना या फिर काताकाना दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक भी सीखे ना, तो वो सीखते ही यू विल बी एबल टू रीड थाउजेंड ऑफ जापानीज वर्ड। आप आपने एक हिरागाना सीख लिया, अब हज़ारों जापानीज वर्ड पढ़ पाओगे। सो अपने आप में वो आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और आगे आपको वही मोटिवेट करेगा काताकाना सीखने के लिए, और उसी तरह कांजी भी सीखने के लिए ये एक हिरागाना आपको मोटिवेट करेगा। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन है, पहले हिरागाना फिर काताकाना और फिर कांजी। तो 2 से 7 में हिरागाना प्लस काताकाना आप दोनों सीख सकते हो। सो आज ही यूट्यूब पे जाओ, आपको japanesepod101.com का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ वो बहुत हेल्पफुल है। उसका लर्न हिरागाना इन 1 आवर का ऐसा एक वीडियो मिलेगा, और सेम ऐसा काताकाना के लिए भी है। वो वीडियो देखो, उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेशन वगैरह के साथ आपको हिरागाना 1 घंटे में पूरा हिरागाना आपको सिखा देगी। ओके, अब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको जापान में जॉब करना है और आप उसके लिए जापानीज सीखना चाहते हो, तो फिर चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली। ठीक है, जो जापानीज आपको दोस्तों के साथ बात करने के लिए, या फिर जापानीज लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर एनिमे मांगा देखने के लिए सीखनी है, और जो जापानीज आपको एक जॉब के लिए सीखनी है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत बहुत डिफरेंस होता है। और अगर आप किसी जॉब करने वाले इंसान को जानते हो जापान में, तो उससे पूछ लेना आप कि जापान में जॉब कितनी सीरियस होती है, और वहाँ पे आपको A1 नंबर जापानीज आनी चाहिए। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को उधर एक्सप्लेन करना है आपको, दुकानदार को, सॉरी खरीदने वाले को, तो ऑब्वियसली आपकी जापानीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको JLPT N1 तो क्रैक करना ही पड़ेगा, N2 N3 से काम नहीं चलेगा। बहुत कम जॉब ऐसे है जहाँ पे N2 N3 चलाते हैं, वरना N1 इस JLPT N1 का एग्ज़ाम देना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब के लिए जापान में, स्पेशली मैं जॉब की ही बात कर रही हूँ।
अब जब आप जॉब जा रहे हो, जब आप JLPT N1 क्रैक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कांजीज लर्न करनी पड़ी। और मैंने अब तक हिरागाना काताकाना के लिए बात की है, वो आसान है, बट कांजी जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। और आधे से ज़्यादा लोग जापानीज क्विट कर देते हैं जब वो कांजी तक पहुंचते हैं। तो जब तक आपने कांजी कांजी डिस्कवर नहीं की है तब तक आपके लिए जापानीज ईजी होगी। बट जिस दिन आपने कांजी पढ़नी शुरू की, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जापानीज वाकई मुश्किल है। कांजी, अगर आप एक आर्टिस्टिक पर्सन है, ड्राइंग कैलीग्राफी वगैरह का आपको शौक है, तो शायद आपको कांजी इतनी बुरी ना लगे, बिकॉज कांजी में सिर्फ स्ट्रोक्स बनाने होते हैं, उसमें एक तरह का सिंबल ड्रॉ करते हैं आप। तो मे बी आपको कांजी पसंद आ जाए, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। हर एक कांजी का एक मीनिंग होता है। वो कांजी के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, आप देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कांजी होती कैसे। JLPT की N5 की पहली 10 कांजी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो कांजी क्या एक या दो नहीं है, फिर 26 नहीं है, जैसे कि इंग्लिश के ABCD 26 अल्फाबेट्स है, फिर हिंदी के हमारे क ख ग घ जो लिमिटेड है, वैसी नहीं है। कांजी थाउजेंड्स ऑफ कांजी है। तो क्या आप हजारों कांजी सीखते बैठोगे? और हार्डली ऐसा कोई इंसान होगा जापान में जिसको हजारों का हजारों याद होगी। ऑब्वियसली पढ़ी होगी उसने कहीं ना कहीं, बट उसको याद होना जरूरी नहीं है कि हजारों कांजी है। सच में हर एक चीज जो इस दुनिया में है उसके लिए कांजी बनी है। चाय की एक कांजी, घर की एक कांजी, आज की एक कांजी, बैग की एक कांजी, हर एक चीज की एक कांजी है। समझ में कांजी क्या होती है वो भी मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो कांजी होती क्या है, ये सबसे बड़ा दिमाग में चकरा रहा होगा भाई, कब से कांजी कांजी कह के डरा तो रहे हो, पर होती क्या है ये कांजी। ये जो नीचे आपको ये स्ट्रोक दिख रहे हैं डराने डराने, ये मैंने कांजी में ही कांजी लिखा है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कांजी के कैरेक्टर यूज करके मैंने ये वर्ड लिखा है कांजी। अब एक चीज आपको बता देती हूँ कि कांजी जो है वो क्या है। उनको सिंपलेस्ट भाषा में मैं बोलूँ ना, तो कांजी जापानीज सिंबल है। सिंबल यानी कि चिन्ह है। किसी भी शब्द के लिए एक चिन्ह है जापानीज लैंग्वेज में, उस चिन्ह को हम कांजी बोलते हैं। स्कूल है तो घड़ी घड़ी वो लोग स्कूल, स्कूल को जापानीज में गाक्को बोलते हैं, तो लोग गाक्को हिरागाना में नहीं लिखेंगे, वो गाक्को की जगह एक चिन्ह डाल देते हैं वहां पे। ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, इंग्लिश में हर सेंटेंस के एंड में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, है ना। अगर मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूं और लास्ट में FULLSTOP ऐसा पूरा वर्ड फुल स्टॉप लिखूं तो अजीब लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज रीसा, फुल स्टॉप, FULLSTOP ऐसा मैंने शब्द लिखा है, वो तो अजीब लगता है ना। हम लोग फुल स्टॉप ऐसे स्पेलिंग थोड़ी लिखते, हम सिर्फ एक डॉट डालते हैं वहां पे। तो जापानीज भी यही करते हैं, वो अपने पूरे सेंटेंस में जहां भी पॉसिबल है स्पेलिंग्स नहीं लिखते, वो हटा के सीधा एक कांजी डाल देते हैं या एक चिन्ह डाल देते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है? तो हर एक जापानीज वर्ड के लिए एक सिंबल है, और इसीलिए तो 50,000 कांजी है। यानी कि जितने शब्द है उतनी कांजी। तो कम से कम 50,000 शब्द तो हो गए किसी भी लैंग्वेज में, और इसीलिए वहाँ पे 50,000 कांजी भी है। तो आप भाई बात कर रहे होगे भाई क्या क्या बोल क्या रहे हो, 50,000 कांजी कोई कैसे याद कर सकता है? आई एग्री, 50,000 करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो सिर्फ किताबों में है ना। किताबों में हर चीज सही नहीं होती। मतलब 50,000 कांजी हर एक शब्द के लिए है, बट जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे जीवन में ये 50,000 शब्द यूज करो। इनमें से कई सारे शब्द है जो कि बहुत पुराने गले हुए शब्द है, उनको कोई यूज ही नहीं करता होगा। तो सिर्फ 3,000 कांजी है। 3,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3,000 कांजी जो कि कॉमनली यूज की जाती है जापान में। और कांजी मैं बता दूं एक फैक्ट आपको कांजी के बारे में, कि कांजी जो हम जापानीज का इम्पोर्टेंट भाग मानते हैं, ये एक्चुअली जापानीज है ही नहीं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि कांजी जो कि जापानीज लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो नेचुरली जापानीज नहीं है, वो चाइना से लोन ली गई है। यानी कि पुराने ज़माने में कांजी जो थी वो सबसे पहले चाइना में ही इन्वेंट हुई थी, और बाद में उसका इन्फ्लुएंस जो है वो जापान जैसे देशों में पड़ने लग गया। और 3rd सेंचुरी के आसपास कहा जाता है कि कांजी जो है वो जापान में भी आने लग गई, और 4th सेंचुरी में उसका फर्स्ट टाइम यूज देखा गया था कांजीज का। और उसके बाद जब जापानीज लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई कांजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप जापानीज स्टेटमेंट को देखोगे, अगर एक जापानीज स्टेटमेंट बिना कांजी के, अगर एक जापानीज स्टेटमेंट को बिना कांजी के लिखा जाए तो वो स्टेटमेंट अननेसेसरी बड़ा लंबा बन जाता है, और उसको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आती है। एक जापानीज इंसान से अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ाने की कोशिश करो तो वो खुद अटक जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कौन सा वर्ड कहाँ शुरू हो रहा है, कौन सा कहाँ खत्म हो रहा है। 50,000 कांजी क्या कम होती है? नहीं ना। और इसीलिए हर शब्द के लिए एक कांजी है। कांजी जो है ओरिजिनली चाइनीज है। तो भाई ये तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो गया। कांजी जो कि जापानीज लैंग्वेज का इतना बड़ा हिस्सा है, वो तो जापानीज का है ही नहीं एक्चुअली, वो एक्चुअली चाइना से लिया गया था। तो चाइना की है कांजी देन, वो जापान ने अपनी लैंग्वेज में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। बोला जाता है कि 3rd सेंचुरी में वो जापानीज
लैंग्वेज में कांजी जो है वो चाइना से जापान में चली गई 3rd सेंचुरी में। और ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स आपको चाइनीज लैंग्वेज में भी मिलेंगे, लाइक मैंड्रिन जापानीज तो पूरे ऐसे कैरेक्टर की बनी हुई है। और 4th सेंचुरी में पहली टाइम जापान में इन कांजीज का यूज देखा गया था। और 3000 कांजी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, सबसे ज्यादा यूज इन 3000 कांजी का ही होता है। तो आपने देख लिया कांजी क्या होती है, उन्हें कैसे यूज करते हैं। कांजी के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे, उससे पहले बता दूं आपको जापानीज लैंग्वेज के बारे में थोड़े से शॉकिंग फैक्ट्स कि जापानीज लैंग्वेज में स्पेसेस नहीं होते भाई। जैसे कि हम इंग्लिश में एक एक वर्ड के बाद स्पेस देते हैं या फिर हिंदी में भी एक एक वर्ड के बाद स्पेस देते हैं, वैसा जापानीज लैंग्वेज में नहीं होता। जापानीज लैंग्वेज को स्पेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि वो लोग कांजी यूज करते हैं, हर एक शब्द की एक एक कांजी। तो हमको पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, तो स्पेस की जरूरत नहीं है ना। और जनरली जापानीज लोग वर्टिकली लिखते हैं। कभी किसी एनिमे मांगा में लेटर लिखते हुए किसी को देखा होगा तो वो वर्टिकली लिखते हैं। फॉर्मल ओकेजन्स में भी लेटर वर्टिकली लिखा जाता है। और वो वर्टिकली जो होगा वो हम कैसे लिखना शुरू करते हैं, हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखते हैं ना। ऐसा लिखते हैं लेफ्ट से, जैसे मैंने ये लिखा है जापानीज, ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है लैंग्वेज, ये राइट पे खत्म हो रहा है। बट वहाँ उल्टा होगा, वहाँ वो लोग यहाँ से शुरू करेंगे जापानीज लैंग्वेज, राइट से लेफ्ट शुरू करते हैं, वो पूरा उल्टा, इंग्लिश का पूरा उल्टा। और जापानीज की जो बुक है वो भी इंग्लिश से पूरी उल्टी होती है। जैसे कि हम हमारी बुक जो है वो राइट साइड से ओपन करते हैं ना, उनकी बुक लेफ्ट साइड से ओपन होती है। यानी कि हमारी बुक का बैक साइड उनकी बुक का फ्रंट साइड होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यानी कि लिखने में भी उल्टी है वो जापानीज लैंग्वेज, पढ़ने में भी उल्टी है, और बुक्स भी उल्टी रीड की जाती है, वर्टिकली लिखते हैं उसको। इसीलिए शायद जापानीज लोगों को इंग्लिश से काफ़ी दिक्कत होती है और इंग्लिश वालों को भी जापानीज से काफ़ी हद तक दिक्कत होती है। कांजी के बारे में थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, बिकॉज 50,000 कांजी है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कांजी, तो उसके बारे में थोड़ी और बात तो बनती है। हर कांजी कैरेक्टर एक आइडिया या फिर एक कंसेप्ट को बताता है। क्या बोला मैंने? हर कांजी कैरेक्टर एक आइडिया या फिर एक कॉन्सेप्ट को बताएगा। मेरा मतलब क्या है? चाय का सिंबल दिख रहा है आपको, एक चाय, एक केटली और बाजू में एक चाय है, ये जापानीज ग्रीन टी है जिसको ओचा बोलते हैं। अब ये जो चाय है ना, खड़ी खड़ी, हिंदी में हम लोग चाय कैसे लिखते हैं? चाय। तो घड़ी घड़ी चाय चाय ये लिखने की जगह मैं वहां पे एक चाय का छोटा सा ड्राइंग बना दूं, तो हमारा ब्रेन ड्राइंग को जल्दी पकड़ता है कि लिखी हुई चीज को? आप ही समझो, एक स्टेटमेंट को मैं पढ़ूंगी उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा कि उसका मैंने प्रैक्टिकल ड्राइंग ड्रॉ किया है वो देखूंगी तो मुझे जल्दी पता चलेगा। ऑब्वियसली किसी से भी पूछ लो, 1-2 साल का बच्चा भी बता देगा कि ड्राइंग जल्दी पता चलती है, पढ़ा हुआ नहीं। लिखी हुई चीज थोड़ी देर धीरे से पता चलती है, मिली सेकंड का फर्क होगा, लेकिन फर्क है ना, फर्क है। और एक स्टेटमेंट में फर्क देखो तो वो मिनटों का फर्क हो सकता है, लेकिन जब एक कैरेक्टर देखते हो तो फटक से समझ में आ जाता है। जब एक स्टेटमेंट देखते हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो घड़ी घड़ी चाय ऐसा लिखने के बजाय, चाय ऐसा एक एक शब्द के बजाय मैं एक चाय का सिंबल ड्रॉ कर देती हूँ ना। और यही होता है जापानीज लैंग्वेज में, हर एक वर्ड का एक सिंबल है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे घड़ी घड़ी स्माइल ऐसा नहीं लिखते, हम स्माइल का इमोजी भेज देते हैं। तो स्माइल लिखने का जो मेहनत है और जो स्पेस है और जो टाइम है, सब कुछ बच गया, सिर्फ एक इमोजी से सब पता चल जाता है। उसी तरीके से जापानीज लैंग्वेज पूरी ऐसे समझो कि इमोजी से भरी हुई है। वहाँ पे आप वर्ड नहीं लिखोगे, उस वर्ड का एक इमोजी होगा जिसको हम लोग कांजी बोलते हैं थोड़े टेक्निकल टर्म्स में, वो यूज करते हैं। ये मैंने सबसे आसान भाषा में आपको बताया कि कांजी होता क्या है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, एक बिगनर की भावना समझ सकती हूँ कि आपने जस्ट कांजी सीखना शुरू किया है, आपको पता नहीं है कांजी होती क्या है, आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ। पिक्चर या फिर सिंबल जो कि वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक घर का एक अलग कांजी होता है, चाय की एक अलग कांजी होगी, फिर बर्तन की एक अलग कांजी होगी, कपड़ों की एक अलग कांजी होगी, डॉक्टर की एक अलग कांजी होगी, टीचर की एक अलग कांजी होगी। हर एक चीज की एक अलग कांजी होती है। अब यहाँ पे मगजमारी वाली बात ये आती है कि आपको याद करना पड़ता है कौन सी कांजी किस चीज के लिए है। या फिर अभी भूल से आपने चाय की कांजी को घर की कांजी समझ के यूज कर लिया तो मीनिंग गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए कांजी डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको हर वर्ड और उसकी कांजी याद करनी पड़ती है। जो 16-17 साल के स्कूल में पढ़ने वाले जापानीज बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल वाले नोबिता बच्चे, उनको ये कांजीज लिख लिख के याद करवाई जाती है। बड़ा मेहनत का काम होता है ये। इसीलिए 50,000 कांजी है, क्योंकि इतने सारे वर्ड हैं, हर वर्ड के लिए एक कांजी चाहिए।
इसीलिए तो 50,000 कांजी आज के जापान में है। 50,000 बुकों में है, बुक्स में है, बट रियल लाइफ में 2,000 तक बहुत है। 16-17 साल के जापानीज बच्चों को स्कूल में ही 2,000-2,500 तक कांजी सिखा दी जाती है उनको। और कांजी को, खुद की लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं जापानीज, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। इंडिया में देख लो या फिर किसी भी दुनिया में देख लो, आपको खुद की लैंग्वेज को लोग कम समझते हैं, लेकिन जापानीज ऐसा नहीं करते। वो खुद की मातृभाषा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और बच्चे बड़े होते होते अपनी ही लैंग्वेज को मान मान समझ पाते हैं। यानी कि 20 साल की उम्र तक तो वो खुद की लैंग्वेज ही पढ़ रहे होते, तो दूसरी की लैंग्वेज छोड़ ही दो, दूसरे देश की। और इसीलिए शायद जापानीज एजुकेशनल सिस्टम इंग्लिश सिखाने में थोड़ा नाकामयाब रहा। हालांकि खुद की मातृभाषा को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये मैं एक प्लस पॉइंट की तरह मानती हूँ। अगर आप डर गए हो कि भाई इतनी सारी कांजी है तो उसको याद कैसे करेंगे, तो चिंता मत करो। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैंने एक आपको एक फैक्ट बता दूंगी जिससे आपको ये कांजी का जो डर है वो आपका भाग जाएगा। देखो, 50,000 कांजी तो सिर्फ बोलने के लिए, टोटल नंबर बोलने के लिए सिर्फ। उसमें से 17-16 साल के बच्चे जो होते हैं उनको 2,000 तक की कांजी आती है। इसमें से भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 500 मोस्ट कॉमन यूज कांजी पता हो ना, तो भाई आप जापान में सरवाइव कर लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको 50,000 या फिर 5,000 कांजी आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 500 कांजी भी आने लग गई तो भी आप काफी आराम से जापान में सरवाइव कर लोगे। जिसकी फूल की कांजी, चांद की कांजी, दिन की कांजी, ये सब कांजी जो मेन मेन कांजी है ना, उससे भी आप सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, तो अब डर कम हुआ। 50,000 कहाँ था और 500 कहाँ है? 500 कम है ना, 500 तो कर ही सकते हो, 50,000 नहीं करनी है तो कांजी काम कैसे करती है? कांजी मैंने बता दिया कि हर शब्द का एक कांजी होती है, एक ड्राइंग होती है, एक सिंबल होता है। वो सिंबल का एक मीनिंग होता है, बट उसको एक एग्जाम्पल के रूप से बताऊं तो बेटर समझ में आएगा। और एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगी कि जिंदगी भर कांजी क्या होती है भूलोगे नहीं। ये एक कांजी है, 3 वर्टिकल लाइन है और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस कांजी को हम लोग सान बोलते हैं। ये कांजी है माउंटेन के लिए। ठीक है, इसको यामा भी बोलते हैं, बट सान पकड़ो चलो। तो माउंट फुजी जो है उसको फुजी यामा लोग बोलते हैं जापान में। तो यामा क्यों बोलते हैं? बिकॉज यामा माउंटेन को बोलते हैं जापानीज में। और ये कांजी आपको मिलेगी जब भी आप माउंट फुजी को जापानीज में किधर भी पढ़ोगे तो। ठीक है, ये कांजी, तो इस कांजी को हम लोग सान बोलते हैं। इसी तरह एक और कांजी है, ये कांजी है फायर के लिए। फायर के लिए ये कांजी, इसको का बोलते हैं। अब इन दोनों अलग अलग कांजी का अलग अलग मतलब है। जैसे कि पहले कांजी का मतलब माउंटेन है, दूसरी कांजी का मतलब फायर है। और कांजी इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने दो कांजी को मिला दिया ना तो मुझे एक तीसरा मतलब मिलता है। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। मैंने फायर की कांजी और माउंटेन की कांजी को मिक्स किया तो मुझे मिलता है फायर माउंटेन। फायर माउंटेन, जिसको हम का सान बोलते हैं। फायर यानी कि का, माउंटेन यानी कि सान। अब बोलोगे फायर माउंटेन क्या होता है? थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो। माउंटेन से फायर निकल रहा है, ऐसे माउंटेन को क्या बोलते हैं जिससे फायर निकल रहा है? ऑब्वियसली इसको वोल्केनो बोलते हैं ना। हाँ, लावा निकलता है, लेकिन फायर और लावा में क्या ज्यादा फर्क है? बोलने वक्त तो फायर और लावा सेम ही होगा ना। सो वोल्केनो, ये हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कासान। कैसे पता चला? इन दो कांजी की वजह से। तो दो अलग अलग कांजी के दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, दो अलग अलग मीनिंग, पर जब उनको साथ में डालोगे तो एक नया वर्ड देंगे जिसके हमको एक नई मीनिंग मिलती है। समझ में आया? जैसे कि सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। सन अलग चीज है, फ्लावर अलग चीज है, लेकिन जब उनको मिक्स किया तो एक फूल का नाम मिल गया हम लोग को, सनफ्लावर। समझ में आ गया? सो जापानीज कांजीज की वजह से स्टेटमेंट काफी शॉर्ट हो जाते हैं और उनको पढ़ना भी काफी आसान हो जाता है। अगर कांजी नहीं होती तो स्टेटमेंट बहुत लंबे होते, कहाँ रुकना है कहाँ शुरू होना है पता नहीं चलता। और इसीलिए अगर आप कोई भी जापानीज टेक्स्ट या फिर जापानीज न्यूज़पेपर भी उठा के देखोगे तो वहाँ पे कांजी की कैरेक्टर जो है वो हिरागाना और काताकाना की कैरेक्टर से काफी ज्यादा है। इसीलिए कांजी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और कांजी सीखना भी बहुत जरूरी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिरागाना और काताकाना के बारे में। कांजी की तो पूरी रामायण मैंने आपको बता दी, कांजी होती क्या है, कैसे है, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। कांजी भूलोगे नहीं जिंदगी में अगर ये वीडियो देखा है तो। अब हिरागाना एंड काताकाना को भी थोड़ा भाव देते हैं। मैंने सबसे पहले आपको कांजी बताया बिकॉज कांजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। हिरागाना एंड काताकाना इतने वो भी जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है, बट कांजी से लोग डर जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कांजी का डर आपका जो है वो मैंने हटा दिया है। और अब हम बात करेंगे हिरागाना और काताकाना के बारे में।
कांजी कैरेक्टर का हम लोग ने देख लिया कि हर कांजी कैरेक्टर की एक मीनिंग होती है। कांजी के सिवा हिराकाना और काताकाना, ये जो दो राइटिंग स्क्रिप्ट है, उनकी मीनिंग नहीं होती, वो एक साउंड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी का ग उठाती हूँ, ग, गधे का ग, तो इस ग, अकेले ग का कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन जब इस ग को धा के साथ जोड़ोगे तो गधा एक मीनिंग निकलती है, विच मीन्स डोंकी। सो ग का कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ एक साउंड है ना, ग एक साउंड है, पर जब उसको आप किसी दूसरे अक्षर के साथ जोड़ोगे तब आपको एक मीनिंग मिलती है। तो काना हमारे हिंदी के क ख ग घ या फिर इंग्लिश के ABCD जैसे ही है, वो एक साउंड देते हैं और उन साउंड्स को मिला के एक शब्द बनता है और उस शब्द को ही आप रिप्लेस कर देते हो कांजी से। पूरा समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, वेरी गुड। अब 26 इंग्लिश में होते हैं, यहाँ पे 46 होते हैं, ठीक है। 46 कैरेक्टर है, फिर उनको साउंड बोल दो। काना के 46 काताकाना में होते हैं, 46 हिरागाना में होते हैं। काताकाना क्यों यूज करते हैं भाई? काताकाना की जरूरत क्या पड़ी? अब लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा सेम नहीं रहती, वो मॉडर्न होती रहती है, उसको उसमें चेंजेस आने जरूरी है समय के साथ साथ। जैसे कि जापानीज में अभी 46 है, लेकिन पहले 49 समथिंग होते थे। 2-3 ऐसे साउंड है जो कि आजकल ऑमिट हो गए, वो हट गए लैंग्वेज से, एक्सटिंक्ट हो गए वो साउंड, उनकी जरूरत नहीं आजकल। समझ में आ रहा है? तो हर एक लैंग्वेज का मॉडर्न होना जरूरी है। जापानीज लैंग्वेज भी मॉडर्न हुई और जापानीज को पता चला कि काफी ऐसे शब्द है जो कि जापानीज लैंग्वेज में मिसिंग है और फॉरेन लैंग्वेजेस में मौजूद है, और उन वर्ड्स को जापानीज को अगर यूज करना है तो वो कैसे यूज करें? वो लोग सेम इंग्लिश वर्ड नहीं बोलते, वो उसको इंग्लिश वर्ड को अपने स्टाइल में बोलते, बस इतना डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो काताकाना ये लैंग्वेज जो है वो स्टाइल वाली लैंग्वेज है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसे स्टाइल के लिए बनी है। तो जो भी फॉरेन वर्ड है, जो भी इंग्लिश से वर्ड उठाए गए हैं जापानीज लैंग्वेज में, उसको हम लोग काताकाना बोलते हैं। हिंदी का एग्जाम्पल देती हूँ। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्पताल, अस्पताल, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पिटल। सेम दिखते हैं, सेम दिख रहे हैं। अगर ये जो हॉस्पिटल वर्ड है, इसको हमने, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज से काफी साल पहले हिंदी लैंग्वेज बनी थी, तो इतना तो क्लियर है कि हिंदी से कॉपी करके इंग्लिश में ये हॉस्पिटल वर्ड आया है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि हमने इंग्लिश से ये वर्ड अपनी लैंग्वेज में डाला और उसका प्रोनाउंसिएशन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए हॉस्पिटल से हम लोगों ने उसको अस्पताल बोल दिया हिंदी स्टाइल में। उसी तरह कोई इंग्लिश वर्ड जब जापानीज अपनी लैंग्वेज में अपनी स्टाइल से डालते हैं तो उसको काताकाना में लिखा जाता है। इसलिए कोई भी फॉरेन नाम होगा ना, कोई भी फॉरेन नाम, उसको वो लोग काताकाना में लिखते हैं। रेचल, माइकल, कोई भी नाम काताकाना में लिखेंगे। आपका नाम भी काताकाना में होगा। तो अब पूछोगे क्यों और कब हिरागाना और काताकाना यूज की जाती है? हिरागाना बता दूं कि ये जापानीज, प्योर जापानीज हिरागाना को बोलते हैं। हिरागाना में अब जापानीज का कोई भी शब्द जो है वो हिरागाना में लिख सकते हो, लेकिन कांजी और कन्वीनियंट है और आसान है यूज करने के लिए, इसलिए हिरागाना की जगह हम लोग कांजी को रिप्लेस कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं कहाँ और क्यों हिरागाना और काताकाना यूज की जाती है। हिरागाना जो है वो जनरली एज अ रिप्लेसमेंट फॉर कांजी यूज की जाती है। मतलब कि इसका उल्टा भी हो सकता है। हिरागाना देखी रखी है एक वर्ड के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर लिखा है, वो हिरागाना समझो, घर, उच्ची, हिरागाना में ऊंची ऐसा लिखते हैं, तो उच्ची को मैंने रिप्लेस किया और उसकी जगह उसकी कांजी डाल दी, ये चलेगा? ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 देके रखा है, कांजी देके रखी है घर की, उसको हटा के मैंने हिरागाना में वहां पे ऊंची लिख दिया, ये भी चलेगा। बट जो सेकंड वाला केस है ना कि कांजी को हटा रही हूँ, ये रेयर होता है, बिकॉज कांजी का वजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिरागाना, कांजी ज्यादा भाव भाव मिलता है कांजी को। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सेकंड वाला केस है ना वो बच्चों के लिए हो सकता है। जिन बच्चों को कांजी नहीं आती उनके लिए वहां पे आप हिरागाना में लिख दो। एग्जाम्पल देती हूँ, जब कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई कांजी है ही नहीं, ये बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत सारे कांजी से और हर कांजी का एक वर्ड है, लेकिन चलो फिर भी बोलते कोई ऐसा वर्ड है जिसके लिए कोई कांजी नहीं है, तो उस केस में आप हिरागाना यूज करोगे। जैसे कि स्माइल लिखा, स्माइल की जगह मैं ये कांजी पुट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई कांजी है ही नहीं तो मैं उसको हिरागाना में लिखूंगी। दूसरी तरफ
एक ऐसा वर्ड जिसका कांजी बहुत रेयर यूज है, तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। या फिर बच्चों के केस में जो कांजी नहीं पढ़ पाते, तो कांजी नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लोग हिरागाना यूज करेंगे। तो बच्चों की किताबें जनरली जो है हिरागाना में लिखी होती है। एक फन फैक्ट बता दूं, जापानीज लैंग्वेज में 10% वर्ड जो है वो इंग्लिश से ही उठाए गए हैं। तो आपको 10% जापानीज ऑलरेडी आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो प्योर जापानीज वर्ड होते हैं उसको हिरागाना में लिखते हैं, जैसे कि सॉरी जिसको हम लोग सुमिमासे बोलते हैं, या फिर वेलकम जिसको हम लोग यो कोसो बोलते हैं। जबकि जो इंग्लिश से जो वर्ड लोन लिए गए हैं उन वर्ड को हम काताकाना में लिखते हैं। जैसे कि जो वर्ड स्पोर्ट्स है उसको काताकाना में स्पोइत्सु स्पोइत्सु ऐसे बोलते हैं, और उसको काताकाना में बाजू में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल दूं, केक, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको जापानीज में लिया गया है क्योंकि जापानीज के पास खुद का एक वर्ड नहीं है केक के लिए, और ऑब्वियसली केक एक फॉरेन इन्वेंशन है तो उसके लिए वर्ड होना मुश्किल है। तो उसको वो लोग केक को अपने स्टाइल में वो लोग कैसे बोलेंगे, केकी ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो जो भी इंग्लिश या फिर बाकी लैंग्वेज से जो वर्ड जो है लोन वर्ड है उनको हम लोग काताकाना में बोलते हैं, एक ही जो ओरिजिनल जापानीज वर्ड है उनको हम लोग हिरागाना में बोलते हैं। काताकाना हिरागाना से एकदम ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वो सेम साउंड रिप्रेजेंट करती है। ये हिरागाना के आ ई उ ए ओ है, जबकि ये काताकाना के आ ई उ ए ओ है। ये थोड़े कर्सिव एंड राउंड है, थोड़े स्मूथ है, ये थोड़े स्टिफ है ना। ये चार्ट है, इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो। हिरागाना वाला मैं रीड करके बता देती हूँ क्योंकि काताकाना सेम है तो मुझे वापस रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले जो 5 आप देख सकते हो यहाँ, आ ई उ ए ओ, ये सिलेबल है, जैसे हमारे क ख ग अ आ ई उ कैसे है वैसे आ ई उ ए ओ। और यहाँ पे ऊपर क ख ग घ हमारा कैसे है वैसे क के एस टी, यानी कि क स त न ह म य र व, ये देके रखे हैं। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको साउंड मिल जाएगा, यानी कि एक वर्ड और ये एक साउंड, इन दोनों को मिक्स करो। सो का की कु के को, सा शी, ये सी नहीं है ये शी है, सु से सो, ता ये ती नहीं है ये ची है, ची यहाँ पे ध्यान रखना, ची, सु, ये तू नहीं है ये त्सु है, यहाँ पे टी वाले कॉलम में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ते है और ये तो है। ना नी नू ने नो, ये आसान था। हा ही, ये हु नहीं है ये फू है हो। मा मी मू मैं मो, या यू यो, ला ली रू ले लो। अब बोले कि मैंने इसको रा री रू रे रो क्यों नहीं बोला, क्योंकि जापानीज आर बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए वो उनकी टंग र ये साउंड ही नहीं बोल पाते, और काफी लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि मुझे मजाक उड़ाने जैसा नहीं लगा। उनकी लैंग्वेज ने उनकी टंग को इतना फ्लेक्सिबल बनाया नहीं कि वो लोग ये साउंड बोल सके। थैंक्स टू आर लैंग्वेज कि हिंदी बोलने वाले लोग कोई भी तरह का स्वर बोल देते हैं। सो रा री रू रे रो नहीं बोलना, इसको ला ली लू रे लो बोलना है। तो समझ सकते हो कि आर इज इक्वल टू एल इन जापानीज, ठीक है। और ये है वा और वो, और ये लास्ट साउंड है बस ओके। काताकाना भी पॉज करके आप एक बार रीड कर सकते हो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो जापानीज सीखना चाहते हैं, एंड लाइक कर देना ताकि मैं ये लेसन्स आपको प्रोवाइड करना कंटिन्यू रख सकूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लेसन आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं। मैंने खुद जापानीज़ यूट्यूब से सीखी है और मैंने जापानीज़ का अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ ताकि आप भी जापानीज़ बोलना सीख सके। मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। At the end of the day, I'll see you in the next lesson. 次のレッスンでは会いましょう。तब तक stay safe and keep learning. またね。バイバイ。